तो फॉर्म एंड डिफरेंट मेथड और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टार्टर कल्चर, वहाँ जैसे तुम लोग को अभी जस्ट शुरुआत ही कराए थे कि क्या क्या मेथड्स है, तो वही जो तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम शुरू किए थे ना, ये इसी में आ जाएगा, तुम्हारा कवर हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है और क्या क्या फॉर्म है स्टार्टर कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए। तो अब देखो ये मतलब कि हम क्यों डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं। किशु हल्ला क्यों करवा रही हो? तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें, मैंने दो चीज बताया कि प्योरिटी एंड एक्टिविटी हमें मेंटेन करना है ना। सो द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ एनी कल्चर डेयरी प्रोडक्ट रिलाइज इंटायरली ऑन द प्योरिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्टार्टर कल्चर, प्रोवाइडेड दैट द मिल्क और ग्रोथ मीडियम इज फ्री फ्रॉम एनी इनहिबिटरी एजेंट, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोफाज। उस मिल्क में बैक्टीरियोफाज और मतलब कि एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए। तो आगे की क्लास में दिखाया जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ स्टार्टर कल्चर। कई बार जैसे हम लोग डालते हैं स्टार्टर कल्चर को मिल्क में, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बन पाता, तो क्या क्या डिफरेंट कॉजेज है। तो यही चीज बता रहा है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी तुम जो सब्सट्रेट, ऑब्वियसली सब्सट्रेट तुम्हारा मिल्क होगा, तो मिल्क में हमारे एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोफाजेस नहीं होना चाहिए। और तब अगर हम एक प्योर एंड एक्टिव जब उसमें स्टार्टर कल्चर डालेंगे तो हमें एक अच्छा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें कह रहा है कि द ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बल्क स्टार्टर कल्चर इज टाइम कंज्यूमिंग। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड तुम देखोगे कि क्या ट्रेडिशनल मेथड है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें तुम्हें मतलब कि एक स्किल्ड ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, एंड दिस मे लीड टू कंटामिनेशन बाय बैक्टीरियोफाजेस which is one of the major hazard in the industry is still widely used, है ना। हालांकि ट्रेडिशनल मेथड में ये सब हमारा है, टाइम कंज्यूमिंग है, स्किल्ड ऑपरेटर्स वगैरह जरूरत है, बैक्टीरियोफाज का अटैक वगैरह हो सकता है, बट फिर भी ट्रेडिशनल मेथड को ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कॉस्ट इफेक्टिव होगा, है ना। मतलब ज्यादा उसमें पैसा ज्यादा नहीं लगता होगा, राइट। अब कह रहा है कि रिसर्च वर्क हैज बीन इंटेंसिफाइड इन द एरिया टू ओवरकम वेरियस प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड दैट हैव फोकस्ड एरियाज ऑफ स्टार्टर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। वेरियस एक्टिविटीज वगैरह की जा रहे हैं, रिसर्च एक्टिविटी की, कैसे हम लोग स्टार्टर कल्चर को इम्प्रूव करें, उसकी प्योरिटी एंड एक्टिविटी को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें। एक जो तुम्हारा एक आइडियल स्टार्टर कल्चर जो है ना, उसमें क्या होना चाहिए भाई, तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, ठीक है। वो हाईली एक्टिव होना चाहिए अंडर प्रोडक्शन कंडीशन। प्रोडक्शन कंडीशन में क्या होता है, हम हाई टेम्परेचर भी यूज करते हैं, है ना, उसमें सीयरिंग भी देते हैं, उसमें मिक्सिंग भी देते हैं। तो वो उन सब कंडीशन से वो बिल्कुल मतलब कि हाईली एक्टिव होना चाहिए। इतना तुम्हारा स्टार्टर कल्चर जो है वो रोबस्ट होना चाहिए। एंड ये मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेंट्स, किसी भी तरह एंटीबायोटिक से, बैक्टीरियोफाज से, या किसी भी तरह जो बाहर जो फॉरेन मटेरियल्स है उनसे इनको फ्री होना चाहिए। अब कल्चर इनोकुलेशन, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो तुम्हारा कल्चर इनोकुलेशन है उसको बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए। और इसमें हम लोगों को ये प्रिंसिपल मतलब फॉलो करना चाहिए कि रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बेस प्रोडक्ट, है ना। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टर कल्चर का जो यूज करने का मेन एम है कि हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में हो, है ना। तो इसलिए उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी हम लोगों को कंट्रोल करना है कि बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा एसिड प्रोडक्शन नहीं कर दे, बहुत सारा ज्यादा कुछ नहीं कर दे, एक कंट्रोल एक्टिविटी होना चाहिए। और जब ऑब्वियसली जब वो मेटाबॉलिज्म करेगा तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमें सेपरेट भी करना है। The former principle is evident in refrigeration, while the latter approach is mainly used during the concentration and preservation of starter. That is, तो ऑब्वियसली जो कह रहा है कि अगर हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं कि उसको रेफ्रिजरेशन में डाल देते हैं। एंड जो अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट का जहाँ तक बात है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका जरूरत कब पड़ता है, जब हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं स्टार्टर कल्चर का ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेट एक्टिव बल्क स्टार्टर इधर इन द कंटिन्यूअस फर्मेंटर और इन द बैच प्रोसेस फॉर डायरेक्ट और वेट इनोकुलेशन ऑफ द मिल्क। ये सारा प्रोसेस तुम्हें बताया जाएगा कि डीवीआई मेथड्स क्या है ना, वेट इनोकुलेशन, डायरेक्ट टू वेट इनोकुलेशन, ये सब मेथड्स क्या है, ये सारा तुम्हें आगे की क्लास में बताया जाएगा। अब ये है ना, ये तुम्हारा वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन है तुम्हारे स्टार्टर कल्चर के लिए। जैसे कि हम उसको लिक्विड कल्चर में भी रखते हैं, लिक्विड स्टार्टर कल्चर के रूप में भी रखते हैं, या ड्राइड स्टार्टर के रूप में भी रखते हैं, लिक्विड मतलब मदर एंड बल्क कल्चर के रूप में रखते हैं, या स्प्रे ड्राइड के रूप में रखते हैं जो कि अनकंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, या फ्रीज ड्राइड या लाइफ लाइट फॉर्म में रखते हैं, या उसको फ्रीज ड्राइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं।
या उसको फ्रोजन स्टार्टर या -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, या -40 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, या अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे रखते हैं। जैसा जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग स्टार्टर कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारा जो है वो स्टार्टर कल्चर का मतलब कि सिस्टम है, एक जो मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड जिसको कह सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड है कि हम अल्टीमेटली क्या करते हैं। ये तुम्हारा जो स्टॉक कल्चर है, ये देख लो स्टॉक कल्चर है ना, ये तुम्हारा स्टॉक कल्चर है। स्टॉक कल्चर को मतलब छोटा सा, जैसे तुम्हें क्या करें, देख रहे हो ना, ये कॉटन लगा हुआ है, ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है। कहीं से तुम्हें स्टॉक कल्चर मान लीजिए कि जहाँ पे कल्चर कॉन्सेंट्रेट मिलता है, जहाँ पे कल्चर स्टॉक कल्चर मिलता है, हम लोग उसको कमर्शियली भी मंगा सकते हैं। तुम्हें बाद में दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ कमर्शियली अवेलेबल है। तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा NDRI इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा हमें आसानी से वहीं से मिल जाता है। तो सपोज करो कि हम लोग NDRI से कोई स्टॉक कल्चर जो है वो मंगाते हैं। जब स्टॉक कल्चर वहां से चल के आता है तो उसको हम लोग पहले रिफ्रेश करते हैं। उसको हम लोग एक छोटे से वॉल्यूम में, देख रहे हो ना ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम लोग स्टॉक कल्चर का 1 इनोकुलर डाल के उसका मदर कल्चर बनाते हैं, है ना। ये मदर कल्चर हम लोग इस तरह से बनाते हैं, उसको ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर इस मदर कल्चर को हम लोग स्केल अप करते हैं, यानी कि पहले तो मान लीजिए 100 ml, फिर 250, फिर 1000 ml, इस तरह से उसको हम लोग धीरे धीरे स्केल अप करके एंड फिर हम लोग इसको बल्क में डालते हैं। बल्क कल्चर में डालने के बाद इसको हम लोग फाइनली प्रोडक्शन टैंक में डालते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा ये सारा सिस्टम 2, सिस्टम 3 ये भी दिखाया गया है कि इस तरह से भी तुम्हारा आ सकता है। अल्टीमेटली फिर हम लोग इसको फीडर और इंटरमीडिएट में डाल के उसको बल्क में डालते हैं, फिर हमारा प्रोडक्शन कल्चर में डलता है। तो ये तुम्हारा एक ट्रेडिशनल और ये तुम्हारा नॉर्मल मेथड है, जिसमें कि हम लोग स्टार्टर कल्चर को पहले मदर कल्चर, फिर फीडर एंड फाइनली हम लोग प्रोडक्शन टैंक में डालते हैं। अब ये कह रहा है कि उसी का तुम्हारा एक इसमें दे दिया है कि फ्लो डायग्राम में दे दिया है कि क्या करते हैं कि जो तुम्हारा आइसोलेट और स्टॉक कल्चर है ना, उसको हम लोग स्मॉल वॉल्यूम में करते हैं उसका प्रोपेगेशन। यहाँ पे भी हम लोग उसकी प्यूरिटी एंड आइडेंटिटी को पहले मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद उसका पीएच कंसंट्रेशन वगैरह देखते हैं, उसमें ग्रोथ सप्लीमेंट देके उसके हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज वॉल्यूम में डालते हैं। फिर क्या करते हैं, जब उसका लार्ज वॉल्यूम हो जाता है तो उसका कंसंट्रेट बनाते हैं। कंसंट्रेट यानी कि उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन से हम लोग सेल को मतलब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर उसको कैरियर मीडिया में डालते हैं, पैकेज करते हैं, फ्रिज करते हैं, स्टोरेज करते हैं, है ना। और ये तुम्हारा फ्रोजन कंसंट्रेटेड कल्चर है। या उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्रायो प्रोटेक्टेंट डाल के, क्रायो प्रोटेक्टेंट में पता है कि जब हम लोग कोई भी फ्रीजिंग कंडीशन में जब स्टार्टर कल्चर को डालेंगे तो हो सकता है कि कल्चर जो है वो हमारा मर जाए। तो इसीलिए उसमें हम लोग कुछ केमिकल डालते हैं जिसको कि हम लोग क्रायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं। और फिर उसको लाइफ कंडीशन में पैकेज करते, फ्रीज करते, स्टोरेज करते हैं, देन ये जो होता है वो लाइफ कल्चर आता है। और या तो हम लोग क्रायो प्रोटेक्टेंट डाल के उसको पैकेज करते हैं, फ्रीज करते हैं, देन स्टोरेज, तो उसको हम लोग फ्रोजन मिल्क कल्चर करते हैं। तो ये 3 जो कल्चर है ये तुम्हारा मोस्ट कॉमनली अवेलेबल होता है ना, कमर्शियल, जहाँ पे कमर्शियली हम लोग उसको मंगाते हैं। अब जो हमारा मोस्ट पॉपुलर जो है वो हमारा लिक्विड स्टार्टर कल्चर है। ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज स्टार्टर कल्चर है, और इसमें जो कल्चर है उसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग प्रिजर्व करते हैं, लेकिन उसको लार्ज वॉल्यूम में बनाने के लिए क्या करते हैं, स्केल अप करते हैं। तो स्केल अप जैसे बता दिया कि स्टॉक में मान लीजिए 0.4 ml है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 40 ml में उसको कन्वर्ट करते हैं ना, 0.4 ml लेके हम लोग 100 ml में मिक्स करते हैं, फिर उसको मदर कल्चर बनाते हैं, फिर मदर कल्चर से हम लोग फीडर में डालते हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम फिर हम लोग 4 लीटर बनाते हैं, एंड देन फाइनली जो है वो बल्क कल्चर यानी 200 लीटर तक जाते हैं। तो ये हमारा लिक्विड कल्चर है, जो कि लिक्विड स्टार्टर कल्चर, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। अब ये कहता है कि द वर्किंग स्टॉक कल्चर आर मेंटेन इन ऑटोक्लेव रिकंसिक्यूटिव एंटीबायोटिक, ये सारा तुम्हारा कल्चर बता रहा है कि जो भी तुम्हारा वर्किंग स्टॉक कल्चर है उसको हम लोग ऑटोक्लेव में, उसको हम लोग मतलब कि जो भी हम मीडिया तैयार करते हैं उसको ऑटोक्लेव करके उसको हम लोग फिर एंटीबायोटिक फ्री करके और उसमें फिर हम स्मॉल वॉल्यूम डाल के फिर उसका हम लोग स्केल अप करते हैं। जैसे कह रहा है कि जो तुम्हारा चीज स्टार्टर कल्चर है, ये लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज लैक्टिस, ये कैन बी प्रोपगेटेड अप टू 50 टाइम्स without any fear of mutation, and the sterilized medium inoculated at the rate of 1 ml per 100 ml and incubated at 20। ये तुम्हारा एक चीज स्टार्टर कल्चर का ये कंडीशन बताया कि इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन कह रहा है कि हम जब रिपीटेड उसका सब कल्चरिंग करेंगे तो हो सकता है कि जो स्टार्टर बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मा मटेरियल का लॉस हो जाए, और जो कि कंसिक्वेंटली तुम्हारा
जो ऑर्गेनिज्म है उसको अफेक्ट कर सकता है कई वे में। जैसे कि हो सकता है कि जो तुम्हारा फाज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो सब कल्चरिंग के थ्रू वो फाज सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि उसका प्लाज्मिड का जो प्लाज्मिड पे फाज रेजिस्टेंसी का कैरेक्टर जो है, और सब कल्चरिंग के थ्रू ये तुम्हारा जो 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 रेजिस्टेंसी है टू वायरस वो लॉस हो सकता है। सो एक ये सब कल्चरिंग का एक डिसएडवांटेजेस हो गया। इसी तरह तुम्हारा योगर्ट कल्चर का भी ये तुम्हारा बता दिया कि हम लोग इसको सब कल्चर कर सकते हैं 15 से 20 टाइम, है ना। और इसमें तुम्हारा कुकाई एंड रॉड का रेशियो 1:1 रखना चाहिए। मतलब ये तुम्हारा सेम टाइम ये एक एक्सपेरिमेंट करके ये कंफर्म कर दिया कि 15 से 20 से ज्यादा अगर आप करोगे तो क्या होगा, उससे उसके प्लाज्मिड लॉस होने की जो मतलब कि चांसेस है वो ज्यादा हो सकता है। Starter culture mainly rate of cooling after incubation, level of acidity at the end of incubation period, temperature and storage of duration, ये 3 चीजों पे affected होता है। और as you all know that is cooling is important to control the metabolic activity of starter, और however a warm starter especially incubated and uncooled is sometimes used in cheese factory to some extent in the yogurt industry में। थोड़ा बहुत हम लोग warm starter यूज करते हैं yogurt industry में, लेकिन जो कूलिंग है ये मोस्ट कॉमनली मेथड है। हम लोग घर में भी किसी चीज को ज्यादा दिन स्टोर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको फ्रीजिंग कंडीशन में डाल देते हैं। वो तो हो गया तुम्हारा लिक्विड स्टार्टर कल्चर का, उसमें क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है तुमने देख लिया। स्मॉल वॉल्यूम से हम लोग लार्ज वॉल्यूम में कैसे जाते हैं, उसका क्या डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस यही है कि बार बार जब सब कल्चरिंग करोगे तो फाज रेजिस्टेंसी जो है वो घट सकता है। तो हर लिक्विड कल्चर का एक फिक्स रे होता है कि तुम इसको 15 से 20 बार सब कल्चर कर सकते हो या 10 से 12 बार सब कल्चरिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा किस तरह का कल्चर है। इसी तरह तुम्हारा ड्राइड स्टार्टर कल्चर है ना, इसको हम लोग ड्राइड मेथड से भी कर सकते हैं। और इसमें जो लिक्विड कल्चर को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है, तो ड्राइड स्टार्टर कल्चर थोड़ा बहुत उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। और इसमें क्या है कि ये इसमें यही है कि मतलब कि जो ड्राइड स्टार्टर कल्चर है इसमें तुम्हें डिस्पैच करना ज़्यादा आसान होता है। ऑब्वियसली लिक्विड को ट्रांसफर करना और लिक्विड को कहीं पे भेजना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द ड्राइड, है ना। और इसके लिए तुम्हारे डिफरेंट मेथड है, वैक्यूम एंड स्प्रे ड्राइंग भी कर सकते हो, हालांकि ये ओल्ड मेथड्स है एंड प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं हो सकता है। दूसरा लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग है, ये मेथड जो है वो वाइडली यूज होता है। और फ्रीज ड्राइड एंड कॉन्सेंट्रेट कल्चर ये तुम्हारा वाइडली यूज होता है, मतलब कि ये कमर्शियली हमारा यूज होता है। लायोफिलाइज कंडीशन में तुम्हारे पास भी जो जब तुम लोग डीटी वगैरह का प्रैक्टिकल करते होगे तो तुम्हारे पास इसी फॉर्म में आता होगा। फ्रीज ड्राइंग कंडीशन में तुम्हारे पास कल्चर आता होगा जिससे कि तुम वेरियस प्रोडक्ट जो है वो बनाते होगे। Now, what are the various factors affecting the survival rate of freeze-dried dairy starter culture? पहला जो है वो तुम्हारा growth phase है। Starter culture are less sensitive to freezing and drying if cell are harvested toward the latter part of exponential phase, है ना। ये कह रहा है कि मतलब कि अगर हम स्टार्टर कल्चर को मतलब एक्सपोनेंशियल फेज के बाद अगर हम लोग उसको हार्वेस्ट करें तो वो तुम्हारा फ्रीजिंग एंड ड्राइंग कंडीशन के लिए लेस सेंसिटिव होगा, है ना। कुछ हाँ कुछ जो एग्जांपल इसमें तुम्हारा दिया हुआ है, लैक्टोकोकस डलब्रूसाई सब स्पीशीज वल्गैरिकस एंड लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज क्रिमोरिस वेयर सेल आर हार्वेस्टेड इन अर्ली स्टेज ऑफ स्टेशनरी फेज। इसी तरह पीएच जो है वो तुम्हारा 5 से 6 जो है 5 to 6 जो है ये तुम्हारा हाई सर्वाइवल रेट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रोथ एज सस्पेंडिंग मीडिया जो है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कल्चर का मस्ट बी लेस देन 3 ग्राम और 100 ग्राम होना चाहिए। These are the factors or these are the factors affecting the survival rate of freeze dried dairy starter culture। ये सब जब तुम freeze dried starter culture बनाने जा रहे हो तो ये 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल को किस स्टेज में हार्वेस्ट करना है, तुम्हारा मीडिया का पीएच क्या होना चाहिए एंड मॉइस्चर कंडीशन क्या होना चाहिए। इसी तरह तुम्हारा किस तरह का तुम पैकिंग कर रहे हो, किस तरह के एटमोस्फेयर में पैकिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम जो स्टार्टर कल्चर का प्रिजर्वेशन ऑक्सीजन में करोगे तो वो तुम्हारा सेंसिटिव होगा, वो ऑक्सीजन जो है वो स्टार्टर कल्चर को खराब कर सकता है। तो हम लोग जनरली उसको पैक करते हैं ग्लास वायल में, लैमिनेट करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल में। ग्लास वायल के रूप में ही तुम्हारे पास आता है, देखते होगे कि टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी आता है ना।
इसी तरह तुम्हारा फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -20 to -30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एंड ड्राइंग हम लोग -10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होगा वो हायर होगा। और अगर ड्राइड कल्चर है तो उसको हम लोग 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग स्टोर करें तो उसका जो स्टोरेज कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह कार्बोनिल कंपाउंड सच एज पायरुवेट एंड डाइस्टाइल जो है वो एमिनो ग्रुप से मतलब कि रिएक्ट कर सकता है ना, और जो कि तुम्हारा सेल को डेथ कर सकता है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारा क्रायो जो जैसे तुम फ्रिज ड्राइड कर रहे हो तो तुम्हें क्रायो प्रोटेक्टेंट चाहिए ही चाहिए ताकि जो सेल है तुम्हारा वो शॉक से मर नहीं जाए। तो इसीलिए हम उसमें कई तरह के क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट डालते हैं, और जो कि मतलब कि शुगर भी हो सकता है, अमीनो एसिड्स भी हो सकता है, इनसे नहीं कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। रिहाइड्रेशन टेम्परेचर कैन अफेक्ट द लीकेज ऑफ सेलुलर राइबोन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डैमेज सेल एंड जो तुम्हारा रिहाइड्रेशन टेम्परेचर होना चाहिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो वो तो जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है उसको डैमेज कर सकता है। अब कह रहे हैं स्टार्टर कल्चर तो है मतलब जो फ्रीज ड्राइंग कंडीशन में जिसको कि हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसका जो लैग फेज है वो प्रोलॉन्ग होता है, और ये मेनली यूज होता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मदर कल्चर सिस्टम 1 जो कल्चर सिस्टम 1 में तुम्हें दिखाया गया है। और इसमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए होता है फॉर डायरेक्ट इनोकुलेशन and इसी development in the last few years made it feasible to produce concentrated freeze dried culture for direct inoculation of the bulk starter vessel for DVI। मतलब ये जो तुम्हारा कह रहा है कि जो फ्रीज ड्राइड कंडीशन में तुम्हारा जो लैग फेज है वो ज़्यादा लंबा कंडीशन होता है। ऑब्वियसली तुमने फ्रीजिंग कंडीशन में रखा हुआ है तो उसको एक्टिव होने में यानी लॉग फेज में आने में एक्टिव होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आएगा तब तक वो सेल तुम्हारा एक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए उसका जो लैग फेज है वो तुम्हारा ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मदर कल्चर है उसमें ज़्यादा इनोकुलम का जरूरत पड़ता है। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट है फ्रोजन स्टार्टर कल्चर, इसको हम लोग फ्रोजन फॉर्म में भी रख सकते हैं। इसको हम लोग -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं, या अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे भी हम लोग रख सकते हैं -160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसमें स्टेराइल मिल्क फ्रेशली इनोकुलेटेड विद एन एक्टिव स्टार्टर कल्चर इज डीप फ्रोजन इज -30 to -40 फॉर प्रिजर्वेशन एज ए मदर और फीडर इंटरमीडिएट कल्चर। Such frozen culture can retain their activity for several months when stored। Obviously जितना लो टेम्परेचर पे रखोगे तुम्हारा फ्रोजन स्टार्टर कल्चर वो उतने दिन तक वो एक्टिव रहेगा। और इसको अब जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फ्रोजन टाइप में इसको रिप्लेस किया गया है, और इसका हम लोग डायरेक्ट इनोकुलेशन करते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। मतलब बहुत सारा सेल जो है वो तुम्हारा -30 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड और सम टाइम -196 सेंटीग्रेड पर भी ये प्रिजर्व रहता है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बल्क कल्चर में इसको हम लोग डायरेक्ट इनोकुलेशन कर सकते हैं। इसमें तुम्हें किसी भी तरह की इंटरमीडिएट मदर कल्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब ये तुम्हारा कह रहा है कि क्या इसका एडवांटेज है, जो तुम्हारा फ्रोजन है जिसमें तुम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कर रहे हो उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हो, इसका क्या है कन्वीनियंस है कि कन्वीनियंस भी है, कल्चर की रिलायबिलिटी है, डेली परफॉर्मेंस ट्रेंड बने। ऑब्वियसली देखो जितना लो टेम्परेचर पे तुम देखोगे कि अभी जो तुम्हारा जो कोरोना का जो कल्चर आ रहा है उसको भी तुम्हारा एकदम मतलब कि लायोफिलाइज स्टेज में लाता है ना, ताकि उसकी वायबिलिटी बनी रहे। और ये जो तुम्हारा जो स्ट्रेन है इसको जो मतलब तुम्हारा वैक्सीन है इसको वन स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब कहीं बन रहा है और कहीं से कहीं इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और तुम देखते होगे किसी ने अगर वैक्सीन लगाया होगा तो तुम देखते होगे कि कब वैक्सीन लग जाता है पता ही नहीं चलता, वो इतना स्मॉल वॉल्यूम का जरूरत पड़ता है ना। तो जस्ट लाइक उसी तरह इमेजिन करो कि ये जो फ्रोजन वाला है ना ये काफी मतलब कि एक्टिव होता है, और उसको हम लोग क्रायो प्रोटेक्टेंट देख के उसको एकदम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे -196 सेंटीग्रेड पे उसको हम लोग ट्रैप करा देते हैं। एक क्रायो प्रोटेक्टेंट के अंदर उसका वायल जो होता है वो उसको हम लोग ट्रैप करा देते हैं, और जब उसको यूज करना रहता है तो उसका हम लोग थॉइंग प्रोसेस करते हैं, उसका सेल जो है वो उसमें मतलब कि इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। और इसलिए उसके सब कल्चरिंग की जरूरत नहीं होती। सब कल्चरिंग की जरूरत इसलिए नहीं होती, मदर कल्चर बनाने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि उस कंडीशन में उसमें कॉन्टामिनेशन के चांसेस जो है वो बहुत ही लेस होते हैं। तो इसीलिए हम उसको डायरेक्ट जो है वो
फीडर में डाल सकते हैं, एंड फीडर से हम बल्क, एंड बल्क से हम लोग इंडस्ट्रियल उसमें मतलब कि टैंक में हम लोग डाल सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन की फैसिलिटी प्रोवाइडिंग में थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई, इतना आसानी से लिक्विड नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है ना, और ग्रेटर डिफरेंट, और ये इमीडिएटली तुम इसको, हम लोग इसको मेंटेन नहीं कर सकते, ये जो तुम्हारा स्टार्टर सप्लायर है वही जो है वो सप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए एंड अप्रोप्रिएटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ स्टार्टर कल्चर, भी इसका यही डिसएडवांटेज है कि अगर तुम्हारा स्टार्टर फेलर हो गया तो फिर तुम किसी को मतलब उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, और इसमें स्टार्टर सप्लायर पे हमें पूरी तरह से डिपेंडेंसी, सबसे बड़ी बात है कि ये ना थोड़ा कॉस्टली मेथड है इसको, मतलब कि क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए ये मेथड हमारा कॉस्टली हो जाता है। अब कह रहा है कि तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम फॉर बल्क स्टार्टर कल्चर, बल्क स्टार्टर कल्चर जो है वो मतलब कि the production of bulk starter culture, that is culture used directly in fermentation process, necessitates several stages of subculturing in order to meet the quality requirement of direct inoculation। इतना मतलब अगर हमें बल्क कल्चर करना है ना, तो हमें जो स्टार्टर कल्चर है उसको हमें सब कल्चरिंग करना पड़ेगा, और जो तुम्हारा सिस्टम 1 एंड 2 जो पहले तुम्हें दिखाया कि पहले तुम्हारा एक वायल आता है, फिर मदर कल्चर, फिर बल्क कल्चर, एंड देन फिर तुम्हारा फाइनली टैंक में जाता है। इसके लिए हमें मतलब कि कई तरह के उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए हमें क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। अब कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टर प्रोडक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रोथ मीडिया अलोंग विद द प्रोडक्शन प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर फ्रॉम फाज अटैक। ऑब्वियसली तुम्हारा एक अप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडिया होना चाहिए, और जो तुम्हारा कल्चर होना चाहिए वो फाज के अटैक से बचा रहना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरियोफाज का अटैक है ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा स्टार्टर कल्चर का, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक को यूज करते हैं, जो तुम माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक यूज करते हो सब कल्चरिंग का, और वो उसमें यूज करते हो उसमें प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, या तुम जो मैकेनिकली प्रोटेक्टेड टैंक्स है उसको यूज करो। द प्रोपेगेशन ऑफ स्टार्टर कल्चर इन स्पेशल मीडियम दैट, और या तो तुम स्टार्टर कल्चर को कुछ ऐसे स्पेशल मीडिया में प्रोपेगेट कराओ जो कि तुम्हारा फाज से इनहिबिटरी है, और ये मैकेनिकली प्रोटेक्टेड अप्रोच जो है वो वाइडली यूज हो रहा है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, और या जो तुम्हारा ये जो स्पेशल मीडिया है ये यूज हो रहा है तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स में। ये तुम्हारा बल्क और डायरेक्ट टू वैट कल्चर है, इसमें क्या कहते हैं लाइफलाइज और फ्रोजन स्टेज में, है ना, सीधा तुम्हारा स्टार्टर कल्चर आता है जो कि तुम्हारा उसको डायरेक्टली हम लोग बल्क, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो तुम्हारा बल्क और डायरेक्ट वेट कल्चर है, जो कि तुम लिक्विड कल्चर जो ट्रेडिशनल मेथड में तुम देख रहे थे कि पहले जो तुम्हारा आता था, इसके बाद तुम मदर कल्चर में डाल जाते थे, सब कल्चरिंग करते थे, मदर कल्चर में डाल जाते थे, फिर तुम फीडर में डाल जाते थे, एंड देन बल्क, एंड देन उसके बाद प्रोडक्शन भैट में जाते थे। ये जो तुम्हारा मेथड्स है इसमें लाइफलाइज और फ्रोजन कल्चर, इसको डायरेक्ट तुम बल्क कल्चर में डाल सकते हो, एंड डायरेक्ट तुम्हारा प्रोडक्शन भैट में जा सकते हो। तो तुम्हारा जो 2-3 स्टेप जो है वो बीच में मिस कर गया, इससे क्या होगा तुम्हारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ज्यादा होगा, एंड सब कल्चरिंग में कंटामिनेशन के चांसेस भी होते हैं। तो ये तुम्हारा मेथड स्किप होने के कारण तुम्हारा जो स्टार्टर का जो प्योरिटी है वो भी तुम्हारा बना रहेगा। अब क्या क्या सिंपल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक है ना, जो कि तुम यूज कर सकते हो फॉर सब कल्चरिंग के लिए, तो तुम सभी अच्छी तरह से जानते हो कि जो भी स्टेंसिल वगैरह स्टार्टर कल्चर में है ना, बैच पास्चराइजर, इनक्यूबेटर वगैरह, ये सारा मटेरियल जो है वो तुम्हारा यूज होता है। मैकेनिकली प्रोटेक्टेड में कह रहा है कि for the production of starter culture in mechanical in this system, process of the growth medium starter culture taken completely in closed tank, and the incubation of starter takes place through a barrier which prevent the entry of unclean। मतलब कि जो मैकेनिकली प्रोटेक्टेड सिस्टम है उसमें क्या यूज करोगे, है ना, स्टार्टर कल्चर को एक बिल्कुल एक कम्प्लीटली क्लोज्ड टैंक में रखोगे, और उसमें इस तरह से मतलब कि इनोकुलेशन करोगे ताकि तुम्हारा उसमें किसी भी तरह से जो कंटामिनेशन नहीं जाए, अनक्लीन एयर जो है वो नहीं जाए। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, क्या है सब आगे पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। लिवाई सिस्टम में एडवांटेज, एक लिवाई सिस्टम को खत्म कर देते हैं, तुम लोग दोबारा पढ़ोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। yes.
अब ये एक लिवाइस सिस्टम बता रहा है, मतलब ये सारा तुम्हें बता रहा है कि तुम कैसे कैसे जो स्टार्टर कल्चर है उसको कहाँ पे तुम पैक करोगे, किस तरह से तुम पैक करोगे और किस तरह से तुम उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। तो एक लिवाइस सिस्टम है, लिवाइस सिस्टम पढ़ना है। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ यूजिंग रीयूजेबल पॉलीथीन बॉटल, 115 से 150 ग्राम कैपेसिटी का होता है फॉर मदर एंड फीडर कल्चर रेस्पेक्टिवली। एंड दिस बोतल आर फिटेड विद एस्लेट ट्यूबर, मतलब इस तरह से तुम्हारा फिटेड होता है। एंड द ग्रोथ मीडियम इट इज 10 से 12 ग्राम 100 ग्राम पर ml reconstituted antibiotic free skim milk powder is utilized in the same bottle. The starter culture transfer are carried out by means of two-way hypodermic needle and the overall मतलब ये इस तरह से तुम्हारा बना हुआ रहता है कि जिससे कि मतलब कोई भी चीज जैसे देख रहे हो ये हाइपोडर्मिक नीडल है, ये स्टार्टर कल्चर जो है वो इसमें हाइपोडर्मिक नीडल से तुम्हारा इसमें जा रहा है। ये तुम्हारा बता रहा है जैसे देखो ये तुम्हारा मदर कल्चर बनाना है, सीधा इसमें तुम पलट दिए, इससे तुम्हारा डायरेक्ट जो है वो कल्चर चला गया, कहीं भी एयर का कांटेक्ट नहीं आया, है ना। और फिर इसमें भी तुम्हारा एक तरह से नीडल जैसा लगा है, इसको तुमने इसमें पलट दिया, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा फीडर इंटरमीडिएट कल्चर। और फिर फाइनली इसमें तुमने डाल दिया कि बल्क कल्चर में तुमने इसमें मतलब कि ये तुम्हारा बल्क कल्चर है। देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा मदर कल्चर, छोटे से भायल में आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसको भी तुमने डायरेक्ट इसमें इस बॉटल में डाल दिया, ये तुम्हारा फीडर हो गया। फिर इसको तुमने डायरेक्ट जो है वो बल्क कल्चर में डाल दिया। तो देख रहे हो कहीं भी तुम्हारा एयर से एक्सपोज नहीं हो रहा है, और ये सारा जो है वो एक नीडल के थ्रू जो है वो डायरेक्ट तुम्हारा टैंक में पहुंच जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा रबर सील है ना, यही रबर सील जो है वो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहीं तरह से कोई एयर वगैरह नहीं जा रहा है। और इस सिस्टम को हम लोग मतलब कि लेवाई सिस्टम बोलते हैं। और ये सिस्टम ऑब्वियसली तुम्हारा फ्रोजन के लिए नहीं, जो तुम्हारा नॉर्मल जो लिक्विड कल्चर है ना उसके लिए तुम यूज कर रहे हो, क्योंकि इसी में तुम्हें मदर और फिर तुम्हारा फीडर एंड ये तुम्हारा ये इन्वॉल्व हो रहा है। जो तुम्हारा फ्रोजन है ना उसमें तुम डायरेक्ट बल्क में डाल रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है मैम। खाली तुम बोल रहे हो, बोलो 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 बोलो, कौन बोला मैम? यस मैम, सब ठीक है बात। हाँ, जो अनदर मेथड है वो तुम्हारा टेट्रा पैक सिस्टम है। और ये कह रहा है कि लिवाइस सिस्टम में स्टार्टर कल्चर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर रिलाइज ऑन स्क्वीजिंग द पॉलीथीन बॉटल टू इजेक्ट द कल्चर। हाँ भाई, कई बार ऐसे तुम्हारा कितना स्क्वीज कर सकता है, कुछ जो है वो तुम्हारा पॉलीथीन में ही रह गया, तुम्हारा बॉटल में ही रह गया, तो फिर जितना तुम्हें मतलब कि चाहिए उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग टेट्रा पैक सिस्टम डाले जो कि तुम्हारा एयर फिल्टर स्टरलाइज एयर अंडर प्रेशर फॉर ट्रांसफरिंग द कल्चर, ये जो टेट्रा पैक सिस्टम है ये तुम्हारा फिल्टर स्टरलाइज एयर यूज करता है और उसमें प्रेशर के थ्रू जो है वो तुम्हारा कल्चर में ट्रांसफर करता है। द मदर एंड फीडेड इंटरमीडिएट कल्चर आर प्रिपेयर इन अ स्पेशल यूनिट कॉल्ड विस्कोबेटर एंड द कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर इज 0.5 एंड 20 लीटर रेस्पेक्टिवली, है ना। दूसरा है तुम्हारा यूज ऑफ डीबीएस कल्चर। कल ड्यूरिंग द पास्ट 25 ईयर चीज मेकर जो है वो हमारा डायरेक्ट एडिशन ऑफ, जैसे बता दिया ना, डायरेक्ट बैट इंक्यूबेशन डीवीआई जो तुम्हारा सिस्टम है, इसमें तुम डायरेक्ट डाल रहे हो, इसमें किसी तरह का कोई मदर और फीडर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट एडिशन ऑफ फ्रोजन और फ्रीज ड्राइड कंसंट्रेट कल्चर टू द चीज बैट, है ना। और इन द प्रोडक्शन ऑफ चेडार पिज्जा कॉटेज एंड व्हाइट ब्राउन चीज सच एज पेटा डीबीएस कल्चर आर वेरी, इन सब में तुम्हारा डायरेक्ट डीबीएस कल्चर जो है वो यूज हो रहा है। और यूज जो है वो जर्मनी वगैरह में इसका यूज 20% और यूनाइटेड किंगडम में 65%, यूनाइटेड स्टेट में 25%, मतलब ये टोटल 30% ऑफ ग्लोबल चीज मिल्क सेट का ये यूज करता है। डीवीएस का क्या मेथड है ये सभी जान रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग उसमें कर रहे हैं, किसी तरह का कोई मदर और फीडर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसीलिए तुम्हारा फाज अटैक जो है इसमें तुम्हारा लेस होगा। और इसमें क्या कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें एक्सटेंसिव क्वालिटी और डिस्पैच वगैरह के टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें केयर रखते हैं, तो इसीलिए जो इसका स्टार्टर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और mixture of strain can be pitted between to ensure consistent acid and flavor productions, and blending of mesophilic thermophilic possibly probiotic strain into one starter culture can be done to give customized culture with specific properties। में हम लोग different mixture of strain को हम लोग मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो है वो फ्रोजन स्टेट में होते हैं और इसमें हम
किसी तरह का कोई मदर और हम लोग फीडर का स्टेप नहीं इन्वॉल्व करते, इसलिए बैक्टीरियोफाजेज से भी ये बना होता है और दूसरे जो कल्चर उसकी भी मिक्सिंग की संभावना जो है उसमें बंद रहती है। तुमने देखा होगा कि किस तरह से मतलब इसमें डायरेक्ट लाइफ स्टेज से हम लोग डायरेक्ट जो है वो उसको हम लोग मतलब कि प्रोडक्शन टैंक में हम लोग डाल सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डीबीएस मेथड। अब हुआ तुम्हारा खत्म। अब इसमें किसी को पूछना है तो बताओ। तुम लोग पढ़ोगे एक बार इसको, है ना। ये बहुत ही सिंपल है। बेसिकली तुमको बताया गया डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टार्टर कल्चर, लिक्विड कल्चर बताया गया, फ्रोजन बताया गया एंड लाइफ एंड फ्रोजन ड्राइड, तुम्हारा ये 3 मेथड्स बताया गया। लिक्विड में तुमको बताया गया कि भाई लिक्विड कल्चर में हमारे पास यही है, ये ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें सब कल्चरिंग की जरूरत पड़ेगी तुम्हें मदर कल्चर से, फिर तुम फीडर में एंड फीडर से तुम्हारा बल्क में जाना पड़ेगा। तो इसके कई डिसएडवांटेजेस होंगे। तुम सब कल्चरिंग करोगे तो कल्चर लॉस हो सकता है, बैक्टीरियोफाजेज के चांसेस हो सकते हैं, ये सारा इसमें हो सकता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लिवाइस मेथड डाला गया कि भाई लिवाइस मेथड में एक इस तरह से एक बॉटल रहता है जिसमें एक सिरिंज जैसा होता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट बॉटल में हम उसको कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग जैसा होता है, लेकिन उसका भी डिसएडवांटेजेस बताता है कि जो कई बार ऐसे जो पॉलीथीन बैग है उसमें मतलब कि पूरा कल्चर जो है वो अच्छे से स्क्वीज नहीं हो पाता है, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। बट क्योंकि लिक्विड कल्चर जो है वो तुम्हारा कॉस्ट इफेक्टिव है और छोटे स्तर पे हम लोग लिक्विड कल्चर कर सकते हैं, और जनरली जो है वो लिक्विड कल्चर यही यूज हो रहा है। लिक्विड कल्चर में तुम्हारा सारे जो है वो जनरल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक यूज होते हैं, जो तुम्हारा ऑटोक्लेविंग, सब कल्चरिंग, ये सारे जो मेथड्स हैं वो जनरल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक यूज होते हैं। जो तुम्हारा जो लाइफ लाइज एंड जो तुम्हारा जो लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन वाला जो कल्चर है उसके कई एडवांटेजेस उन्होंने बताया कि इसमें तुम्हारा बैक्टीरियोफाजेज का अटैक कम होगा क्योंकि सब कल्चरिंग की संभावना कम है, इसलिए जो तुम्हारा जो जो स्टार्टर कल्चर है उसका लॉस भी कम होगा। और ये कमर्शियल बेसिस पे इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करें, जो एडवांस कंट्री है उसको वही मेथड्स जो है वो यूज कर रहे हैं। और ये जो तुम्हारा लाइफ लाइज और जो तुम्हारा फ्रीज ड्राइड लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज ड्राइड जो कल्चर है इसको हम लोग डायरेक्ट जो है वो मतलब प्रोडक्शन टैंक में डाल सकते हैं। डायरेक्ट जो डीवीएस सिस्टम है इसको हम लोग डाल सकते हैं और इसमें प्रिजर्वेशन भी काफ़ी दिन तक रहता है और हम वेरियस कल्चर को मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, है ना। अब किसी को कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। ये सारा तुम्हारा दिखा है कि कैसे कैसे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो टाइम कंज्यूम ट्रेडिशनल मेथड और लिक्विड कल्चर जो है तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है ना। ये सारा तुम्हारा बताया कि क्या क्या वेरियस फॉर्म है जिसमें कि हम लोग उसको कर सकते हैं, स्प्रे डाइट, फिश डाइट, कंसंट्रेट, फ्रोजन स्टार्टर, है ना। ये तुम्हारा सिस्टम बताया कि सिस्टम 1, सिस्टम 2 एंड सिस्टम 3। सिस्टम 1 में तुम्हारा बताया मदर, फीडर एंड देन बल्क एंड देन प्रोडक्शन। सिस्टम 2 में बताया कि डायरेक्ट जो है वो तुम पहले बल्क में गए, है ना, फीडर में गए, ये जो सिस्टम 2 है, फीडर में गए, बल्क में गए एंड देन प्रोडक्शन में गए। एंड सिस्टम 3 में जो है वो डायरेक्ट तुम्हारा प्रोडक्शन टैंक में है ना। यही 3 सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम 1 में ऑब्वियसली तुम्हारा लिक्विड कल्चर यूज होगा। सिस्टम 2 एंड 3 में तुम्हारा जो वो तुम फ्रोजन वाला जो कंडीशन कर रहे हो और ये लिक्विड नाइट्रोजन वाला कंडीशन कर रहे हो, ये सिस्टम 2 एंड सिस्टम 3 में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तुम्हारा नीचे दिया हुआ है, कल्चर में भी कंसंट्रेटेड फिश डाइट और फ्रोजन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड द चीज ऑफ फर्मेंटेड, है ना। ये जो 2 एंड 3 है ये तुम्हारा फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन, ये बता रहा है ये 2 एंड 3 में, जिसमें कि तुम डायरेक्ट जो है वो बल्क एंड प्रोडक्शन में डाल सकते हो। और ये जो तुम्हारा सिस्टम 1 है ये तुम्हारा लिक्विड वाला कंडीशन है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम 1 है इसमें तीनों भी कर सकते हो, ये 2 और 3 भी कर सकते हो, बट लिक्विड कल्चर में ये स्टेप जो होगा वो इसेंशियली इन्वॉल्व होगा ही होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। समझ रहे हो ना, दिक्कत नहीं ना है? नो मैम। नो मैम। अब यही चीज तुमको एक्सप्लोर करके बता दिया कि कैसे तुम फ्रोजन कंसंट्रेट, कैसे लाइफलाइज कंसंट्रेट एंड फ्रोजन बल्क कंसंट्रेट को तुम बना सकते हो। लिक्विड स्टार्टर कल्चर में क्या ये बता दिया, जो तुम्हारा नॉर्मल जो मेथड है वो बता दिया कि भाई स्टॉक से मदर बनाओ, फीडर बनाओ एंड देन बल्क बनाओ, है ना।
अब ये चीज तुमने बता दिया कि इसका क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। वह बोल रहा है कि प्लाज्मिक मटेरियल लॉस कर सकता है एंड मतलब कि इसका जो सब कल्चरिंग से तुम्हारा क्या हो सकता है कि कई तरह के म्यूटेशन भी हो सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल तुमको बता दिया कि जो ये है इसमें 15 से 20 टाइम अगर तुम इसके बाद अगर तुम उसकी सब कल्चरिंग करते हो तो उसके 5 के अटैक एंड उसका जो कल्चर है वो लॉस हो सकता है। ड्राइड स्टार्टर कल्चर का बता दिया कि ये तुम्हारा ये 3 मेथड्स है ड्राइड स्टार्टर कल्चर का, और ये काफ़ी मतलब कि एडवांटेजेस है। क्या क्या मतलब कि फैक्टर्स है, ग्रोथ, पीएच, मीडिया, इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ड्राइड में, है ना। ये सारा तुम्हें बता चुका। अब फ्रोजन है, फ्रोजन वाला में तुम्हारा इतना टेम्परेचर है ना, ये इस टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। इसका क्या एडवांटेजेस है ये बता दिया तुम्हें, डिसएडवांटेजेस क्या है ये भी बता दिया तुम्हें, है ना। अब क्या क्या प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम तो तुम्हारा 1 2 3 जो उधर बताया है ना वही 3 है ना। जिसमें कि एक में लिक्विड, फ्रोजन और तुम मतलब कि जो तुम्हारा लिक्विड नाइट्रोजन है वो वाला भी यूज कर सकते हो। सेकंड में तुम्हारा फ्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन वाला, या थर्ड वाले में तुम डायरेक्ट मतलब कि जो लिक्विड नाइट्रोजन वाला है वो यूज कर सकते हो। उसी चीज को ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये बता दिया है कि तुम्हारा डायरेक्ट वैट मेथड क्या है, डायरेक्ट टू वैट कल्चर मेथड है। लाइफलाइज कंडीशन को डायरेक्ट तुम बल्क में डाल सकते हो या प्रोडक्शन, या तुम लाइफलाइज और फ्रोजन को डायरेक्ट वैट में भी डाल सकते हो, बल्क से भी डाल सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्शन में भी डाल सकते हो, है ना। तो वो जो तुम्हारा मदर और फीडर वाला स्टेप जो है वो सिर्फ लिक्विड में आएगा। हालांकि बल्क में भी चाहो तो यूज कर सकते हो, डायरेक्ट टू वैट में भी यूज कर सकते हो, बट लिक्विड में तुम्हारा मदर और फीडर जरूर जाना पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट बल्क में तुम नहीं आ सकते, डायरेक्ट प्रोडक्शन टाइम पे नहीं आ सकते। ये सिंपल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक है, कैसे कैसे तुम मैकेनिकली प्रोटेक्टेड कर सकते हो लिवाई सिस्टम। ये तुम्हारा लिक्विड सिस्टम को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम लिक्विड कल्चर में अगर हमें मदर और फीडर की जरूरत पड़ी ही तो हम किस तरह से उसमें बैक्टीरियोफाजेस के अटैक को बचा सकते हैं, या कैसे हम उसका एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बट इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं कि भाई अच्छे से वो कल्चर जो है स्क्वीज नहीं करेगा, तो हम लोग टेट्रा पैक सिस्टम जो है वो यूज कर सकते हैं। और ये तुम्हारा डायरेक्ट वैट कल्चर है। ये तुम्हारा डीवीएस का क्या क्या मतलब कि एडवांटेजेस है ये तुम्हारा बताया हुआ है। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं ना। नो मैम। पीपीटी तुम लोग सबको भेजा हुआ है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, है ना। अब हम भी जा रहे हैं, 2 बज गया, खाना पीना बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, कल फिर टाइम मिलेगा तो फिर कल लेंगे क्लास। टाइम क्या क्लास है तो लेंगे ही, ठीक है ना। ठीक है, यस मैम। ठीक है मैम। चलो जाओ सबको, बाय बाय। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट भेज देना। बाय 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 बाय, सब कुछ सेफली रहो, है ना।